नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत को डिस्कस करेंगे। हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत को समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा दोस्तों? तो ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा। अगला है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी कौन कौन सा है दोस्तों? परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर? तो पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर दोस्तों यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के जो अत्याचार के त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर, कौन सा पर्वत है दोस्तों? आबू पर्वत पर यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। परमार का, चालुक्य सोलंकी का, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा। ढिल्लिका, ठीक है दोस्तों, यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी दोस्तों। तो तोमरों ने किया था। किसने किया था? ढिल्लिका यानी नगर की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों? तो राणा कुंभा नाम है दोस्तों। क्या नाम है? यानी राणा कुंभा ने क्या किया था? विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो दोस्तों अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। यानी भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था दोस्तों? तो चंद्र बरदाई ने लिखा था। आपको ध्यान रखना है कि चंद्र बरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ जो है ये मेन रूप से चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट एक लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी दोस्तों, ययाति केसरी ने डाली थी। ठीक है, लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों मेन रूप से कहाँ है? ये उड़ीसा राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो ययाति केसरी ने डाले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? तो भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम। सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में दोस्तों महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कर दिया था और उसमें जो गुजरात का शासक था वो भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी दोस्तों? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने दोस्तों हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर लिखे थे, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है दोस्तों? तो हरी केली। ठीक है, किस नाटक के? तो हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था, क्या नाम था? राणा रतन सिंह नाम था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था दोस्तों धर्मपाल। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम किए थे। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों, तो गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी थी दोस्तों कहाँ? ठीक है, मुंगेर, यानी कि मुदगिरी मुंगेर थी। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था तो दंती दुर्ग दंती वर्मन द्वितीय। ठीक है, यानी राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग दंती वर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है दोस्तों? तो कंदरिया महादेव मंदिर में है दोस्तों। किस मंदिर परिषद में है? तो कंदरिया महादेव मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। ठीक है, याद रखिएगा किसे? तो लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला सामने है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। ठीक है, तो यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो जयदेव थे। और जयदेव जो थे
वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेव की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था दोस्तों? तो धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, किसने? तो धर्मपाल ने दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है दोस्तों? ये नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर जो है दोस्तों, पुरी, ये दोस्तों दोनों कहाँ है? उड़ीसा में दोस्तों। उड़ीसा राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो किस शैली में निर्मित है दोस्तों? नागर शैली। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन जो कासिम था वो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, अजय पाल संस्थापक थे दोस्तों, किसका? तो अजमेर का, यानी अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? दोस्तों भीम द्वितीय। कौन था दोस्तों? भीम द्वितीय। यानी कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो भीम द्वितीय है, जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ठीक है, भीम द्वितीय। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों? धंग देव ने करवाया था। ठीक है, किस शासक ने? तो धंग देव ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है दोस्तों? तो त्रैकुट संवत। कौन सा है दोस्तों? त्रैकुटक संवत। ठीक है, चंदावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किसके मध्य हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। नैषध रचित, ठीक है, वह खंड खाद की रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के राजकवि थे। किसके थे? जयचंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला है कि लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडरढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को कहा। ठीक है, यानी किस पाल शासक को? तो धर्मपाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। ठीक है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया दोस्तों? तो पाल साम्राज्य को। ठीक है, पाल साम्राज्य को दोस्तों क्या कहकर संबोधित किया? रुहमा। सेन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सामंत सेन। ठीक है, याद रखिएगा। सामंत सेन जो था ये सेन वंश का संस्थापक था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने? तो अल मसूदी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं, ठीक है, इस वंश के शासकों को बौरा, ठीक है, क्या कहकर पुकारा? बौरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे है यहाँ पे कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दोस्तों दिलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में दोस्तों जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। कार्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, कार्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी दोस्तों मालखंड या मान्यखेत। ठीक है, राष्ट्रकूट जो वंश की राजधानी थी वो मालखंड थी या मान्यखेत थी। मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से था दोस्तों। ठीक है, यानी ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संपर्क था दोस्तों जावा सुमात्रा से। पुटवर्धन भुक्ति अवस्थिति थी उत्तर बंगाल में थी। कहाँ थी? उत्तर बंगाल में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों कि जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था दोस्तों किसका? बुंदेलखंड का था। किसका था? बुंदेलखंड। ठीक है, चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जहसी या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। क्या कहलाया? जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है दोस्तों? तो कन्नौज राजा भोज का नाम है। ठीक है, महोदया जो है ये किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था दोस्तों मिहिर भोज का राजा था। ठीक है, याद रखिएगा। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगला है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पूर्व मध्य काल दोस्तों, यानी दक्षिण भारत देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? उसमें उत्तर भारत देखे थे और देखेंगे दक्षिण भारत। देखिए, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य वंश शासक को है दोस्तों? तो पुलकेशिन प्रथम को है। किसको है? पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर या व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? मम्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मल। यानी चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर, ठीक है, वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता अपने आप को घोषित कर दिया, उपाधि धारण किया। किस चालुक्य शासक ने चेर चोर पांडे को हराया? ठीक है, किस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद सागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया दोस्तों? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया। क्या कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने? तो विक्रमादित्य प्रथम ने चेर चोल एवं पांडव को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम जो था, ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चलिए अगले देखेंगे दोस्तों। देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किसने? तो राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, चालुक्य वंश का जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी दोस्तों? तंजौर। याद रखिएगा, तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, देखिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मदुरै थी। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो दंती दुर्ग था। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? चालुक्य ने किया था। किसने किया था? चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है दोस्तों महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र है। क्या है? द्वार समुद्र जो है वो होयसल की राजधानी का नाम है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है दोस्तों? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की? राजराज प्रथम दोस्तों। यानी प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो राजराज प्रथम जो था, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों? चोल शासक के पास। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तैलप द्वितीय के द्वारा दोस्तों राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है दोस्तों सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने किया। किसने किया? अमोघ वर्ष। किस राजवंश का काल
कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है दोस्तों राष्ट्रकूट, ठीक है। किस राजवंश का काल? राष्ट्रकूट के राजवंश का जो काल है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आगे है कि मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ दोस्तों? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य चतुर्थ यानी विक्रमादित्य दोस्तों सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स ने किया, ठीक है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने किया। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ दोस्तों? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, ठीक है। चोल काल में नौसेना का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल या अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था दोस्तों? तो महिपाल प्रथम था। कौन था? महिपाल प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया दोस्तों? तो कुलोतुंग प्रथम था। वह चोल राजा कौन था? तो कुलोतुंग प्रथम जो था वो चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बसाने वाला कौन था दोस्तों? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय जो था वो चोल राज्य की राजधानी जो था तंजौर, यानी तंजौर को बसाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों विजयालय था। कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। महाभारत का भारत वेन्नावा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया दोस्तों? तो पेरुंद पुरंदे वारनार, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत का जो भारत वेनवा है, ठीक है, नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया दोस्तों? तो पेरुंदे वनार ने किया है, ठीक है। पल्लवों की राजभाषा थी दोस्तों संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा कैसी थी? कौन सी राजभाषा थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुन कुलंजू कहलाते थे, कुलंजू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया दोस्तों? तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है। एलोरा का 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो 700-800 ईस्वी में बनाया गया है। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह किस गुफा में है? तो एलिफेंटा की गुफा में। किस गुफा में? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं दोस्तों हलेबीड और बेलूर में, ठीक है, याद रखिएगा। होयसल जो स्मारक है पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो वेंगी चालुक्य के द्वारा, ठीक है। चोलों द्वारा किसके साथ? तो वेंगी के चालुक्यों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखिएगा। आगे दोस्तों कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है दोस्तों। कैसी? चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले दोस्तों? तो कर्नाटक में मिले। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में, ठीक है। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत का जो तकोलम युद्ध हुआ था वो किसके बीच? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन में, ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से, ठीक है, याद रखिएगा। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का जो संबंध केवल किससे है? हिंदुओं से है, बौद्धों से है और जैनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था दोस्तों? तो कोरोमंडल तट में फैला हुआ था, दक्कन के कुछ भाग में भी फैला हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चोल युग प्रसिद्ध था दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो कृष्ण द्वितीय ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्ण द्वितीय ने दोस्तों राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वीर नरसिंह था।
ठीक है। वीर नरसिंह जो था ये तुल्लु वंश का संस्थापक था। तुल्लु शासक कृष्णदेव रॉय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया दोस्तों? तो बाबर नाम बताया गया। किसमें बताया गया है? बाबर नामा। इस जो बाबर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं दोस्तों? तो हुमायूं शाह को। ठीक है, हुमायूं शाह को दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्कन का नीरो। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन जुड़ी हुई थी? तो ग्रामीण से जुड़ी हुई थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी चांद बीबी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ दोस्तों चांद बीबी का विवाह हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना किए थे, कुली कुतुब शाह। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था दोस्तों? तो नरसिरुद्दीन शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिरुद्दीन शाह। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के बीच जो युद्ध हुआ था वो सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सल्तनत काल देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? सल्तनत काल। ठीक है दोस्तों, माना जाता है सल्तनत काल का जो माना जाता है वो 1206 ईस्वी दोस्तों 1226 तक माना जाता है। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है दोस्तों, सल्तनत काल। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना दोस्तों, यह मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों? किताब उल हिंद की रचना किए थे। ठीक है, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना किए थे? किताब उल हिंद की रचना किसने किए थे? अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी फारसी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा नगर की स्थापना। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई जो 1151 में लड़ी गई थी किनके बीच हुआ था दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था दोस्तों, मोहम्मद गौरी हार गया था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने सिंहासन पर बैठने के लिए दोस्तों ससुर की हत्या कर दिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए आगे है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर भाग गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर भाग गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था दोस्तों? तो जाट के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनबी का जो भारत में अंतिम आक्रमण था किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनबी किस वंश का था दोस्तों? तो यह यामनी वंश का था। महमूद जो गजनबी था, महमूद गजनी दोस्तों, महमूद जो गजनी था ये यामनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था दोस्तों? तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही, ठीक है, राज के विरुद्ध दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर? तो लाहौर जो दोस्तों क्या बन गया? फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है अगला सवाल है दोस्तों कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया दोस्तों? इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसने? दोस्तों इब्न बतूता ने। ठीक है, यानी ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्ताधारी प्रथा चलाई दोस्तों? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक्ताधारी जो प्रथा है किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 13वीं सदी में 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों, खान होता था। ठीक है। खान जो होता था वो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक जो था ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। पंजाब के हाँ हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कलर ने स्थापित किया। किसने किया? कलर। ठीक है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है दोस्तों? ये बहलोल लोदी का संदर्भ है। ठीक है। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में मेन रूप से इतिहासकार था। अगला है, देखिएगा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दोस्तों सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया दोस्तों? तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है। सन 329 और 330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के किस सुल्तान को? तो मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। इनाम, ठीक है, इनाम अगर बात करेंगे, इनाम भूमि को किसने दिया था दोस्तों? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है। इनाम जो है भूमि को किससे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये मोरक्को का यात्री था इबन बतूता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी दोस्तों रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था दोस्तों महमूद गजनबी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का है। ठीक है, याद रखिएगा। अलाई दरवाजा जो है किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों इबन बतूता। ठीक है, याद का ध्यान रखना है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, याद रखिएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का जो दर्पण है किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध यानी 1008 से लेकर 1009 तक किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था वह हिंद का युद्ध। ठीक है, जो 1008 के 1009 के बीच लड़ा गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अस्थाई सेना रखी थी। अगला सवाल देखिएगा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिक राज्य में आना स्वीकार किया? खिजर खां सैयद ने। ठीक है। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था दोस्तों? सिकंदर लोदी। ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो था वो मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी किस वंश का था दोस्तों? तो ये संस बनी वंश का था दोस्तों मोहम्मद गौरी।
चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का जो शासक था कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। किसके लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था दोस्तों? चौधरी था। कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ दोस्तों? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ, ठीक है। तैमूर आक्रमण के बाद। अगला सवाल है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में दोस्तों सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया दोस्तों? फिरोज तुगलक ने क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए दोस्तों? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था दोस्तों बख्तियार खिलजी का आक्रमण, ठीक है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुमार गुप्त प्रथम थे, ठीक है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज जो था ये तबकात ए नासिरी का लेखक थे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों। देखिएगा, बात करेंगे कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी दोस्तों लाहौर थी, ठीक है। लाहौर जो थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई दोस्तों? तो जाफर खां की जो मृत्यु है वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है दोस्तों? तो रत्ती, रतिका या संस्कृत, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। यानी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है दोस्तों? तो इब्न बतूता ने दिया है। किसने दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में, ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? तो 1398 ईस्वी में, ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण दोस्तों? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। यानी कौन सा ऐतिहासिक स्मारक? हुमायूं का जो मकबरा है ये भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी धन दान विभाग स्थापित किया हुआ था दोस्तों फिरोज तुगलक ने किया था, ठीक है। यानी दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, ठीक है, इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था दोस्तों फिरोज तुगलक ने किया था। किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम ज्ञानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया दोस्तों? सितार को माना गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है कि नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दोस्तों क्या किया था? तुगलकनामा के रचनाकार है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है, खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे दोस्तों? क्रमशः चांदी के दोस्तों टंका बने थे, ससगनी दोस्तों चांदी के बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। जीतल दोस्तों तांबा का बना था। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था।
अमीर खुसरो ने किसके इस विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई दोस्तों? तो खड़ी बोली के विकास में दोस्तों अग्रगामी की भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया दोस्तों तुर्कों ने किया, ठीक है। भारत में जो पोल खेल का जो प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? महमूद गजनवी ने किए हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना दोस्तों? तो गाजी मलिक बना दोस्तों। कौन बना? गाजी मलिक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों बात करेंगे जवाबित थे दोस्तों। तो राज्य कानून था, क्या था? जवाबित। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ दोस्तों? तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत दोस्तों विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था दोस्तों? चंगेज खान जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश दोस्तों। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल में फवा फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भैब उपाधि धारण की दोस्तों तोता ए हिंद की, ठीक है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भैब उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की उपाधि धारण की बलबन ने। नेक्स्ट है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था दोस्तों सिकंदर लोधी था, ठीक है, याद रखिएगा। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया दोस्तों? सिकंदर लोधी ने किया था भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी के प्रचलन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था दोस्तों? तुर्कों का था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा यानी कि फतुहात ए फिरोजशाही लिखी दोस्तों? तो फिरोज तुगलक ने लिखा है, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया था? तो पुत्री रजिया का अंकित करवाया था, ठीक है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने किस सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो बहाउद्दीन, ठीक है। बहाउद्दीन जो है वो बलबन का वास्तविक नाम है। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय थी, ठीक है। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था दोस्तों? मुस्तक राज था, ठीक है, याद रखिएगा। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया दोस्तों? कन्हैया ने किया है। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो मुबारक खां था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों कुछ और सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? पैगंबर की सेनापति का उपाधि धारण की। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था दोस्तों दिल्ली का प्रथम अफगान शासक। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने किया था एकता प्रथा की शुरुआत। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों?
तो लाहौर में बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहली वाला सिक्का कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहली वाला सिक्का। अगला सवाल देखिएगा, सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था दोस्तों? तो पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था दोस्तों प्रांत को। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इबलाक कहलाती थी, इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या सब प्रयोग होता था दोस्तों? तजकीर का प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है दोस्तों? तो फतवा कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों लास्ट का सवाल है कि प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली था दोस्तों। अब लोग दोस्तों अगला क्लास में दोस्तों विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।